हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में हमने लास्ट लेक्चर तक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम फर्दर चैप्टर में आगे मूव करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। और याद कीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि एक ऐसी रिएक्शन जहां पर रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ लिनियरली चेंज होती है, उसे क्या कहते हो आप? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हो। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जहां पर रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की पावर 1 के साथ क्या होती है? लिनियरली चेंज होती है। अगर इसका आप ग्राफ देखना चाहो तो रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट के बीच में ग्राफ देखो। यहां पर आप रेट लिख लीजिए, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ देखो, तो ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। ठीक है, लीनियरली चेंज हो रहा है। फिर हमने ये देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10। यहां पर क्या जाएगा? A अपॉन A माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, या फिर इसे आप A नोट अपॉन AT भी लिख सकते हो। ठीक है, ए नोट क्या हो जाएगा? आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, एटी क्या हो जाएगा? टी टाइम पर आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। फिर उसके बाद हमने चेक किया था आगे कि जो एटी होती है, टी टाइम पर किसी रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन की बात करो और टाइम का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो यहां पर आपने नोट किया था कि टी टाइम पर किसी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन हो 80 और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ क्या आएगा? डिक्रीज टाइप में आएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल इंक्रीज होता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए जो उसकी हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है? 0.693 अपॉन के। यहां से देखने पर यह पता चल रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसकी हाफ लाइफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती है। तो इसके लिए हमने ग्राफ स्टडी किया था कि हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में अगर आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, कंसंट्रेशन के बीच में अगर आप ग्राफ बनाते हो, कंसंट्रेशन आप चाहे कितनी भी चेंज कर लो, हाफ लाइफ क्या रहेगी? फर्स्ट ऑर्डर के लिए फिक्स रहेगी। ठीक है, ये भी हमने देखा। फिर हमने लास्ट में देखा था कि टी कंप्लीशन मतलब कि टी 100% जो होता है, जो टी कंप्लीशन टाइम होता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो क्या होता है? हमेशा वो इनफाइनाइट आता है। इट मींस कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रैक्टिकली कभी भी कंप्लीट, प्रैक्टिकली तो हम उसे कंप्लीट मान सकते हैं जब कोई रिएक्शन 80 to 90% कंप्लीट होती है तो उसे हम कंप्लीट मान लेते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल अगर आप देखो तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो ये था लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन, जहां पर हमने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे से स्टडी किया था। अब चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आगे मूव करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे बेटा? आज हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी सीखेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, तो टॉपिक रहेगा आज का बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, टॉपिक लिख लीजिए जल्दी से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चेक करनी है। चलिए, तो देखिए एक मिनट। हाँ जी, तो देखिए फर्स्ट यहां पर जो टॉपिक आता है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ 5 to 6 टाइप की होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपके बेसिक को क्लियर करती है। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए आपके जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं उनको ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से कंप्लीट करती है। इसके बाद चल के हम आगे और भी टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वहां पर भी ये टॉपिक्स बहुत यूजफुल होने वाले हैं। चलिए एक बात नोट कर लेना बेटा कि जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है, आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर पूछे जाते हैं, इसलिए ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका यहां पर, वो है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा भी है, अगर आपने पढ़ा हो तो 11th क्लास में हमने पढ़ा है इसे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ आयंस, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के आयंस डिसोसिएट हुए हैं प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि मेरे पास एक ए रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है या फिर बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मैं मान के चलता हूं कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कुछ कंसंट्रेशन रही होगी ए या फिर ए नोट, ठीक है, इसकी कुछ ए या फिर ए नोट कंसंट्रेशन रही होगी, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूं कि मेरा ए में से t इज इक्वल टू टी टाइम पर, t इज इक्वल टू टी टाइम पर ए में से x अमाउंट मेरा डिसोसिएट हो चुका है। मैंने क्या बोला कि a में से x अमाउंट मेरा डिसोसिएट हो चुका है। अगर a में से x डिसोसिएट हो गया तो b कितना फॉर्म होगा, x। एक मोल से एक मोल फॉर्म होता है, तो इसका x मोल से ये कितना फॉर्म होगा, x मोल। तो ये कितना बचा, ये कितना बचा, इनिशियल माइनस फाइनल कितना हुआ भाई, इनिशियल कितना था a माइनस डिसोसिएट कितना हुआ x, तो जो बचा होगा वही तो क्या होगा, इसकी t टाइम पर कंसंट्रेशन, जिसे आप AT बोलते हो, सही है। मैंने ये बोला कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कुछ कंसंट्रेशन थी a, ठीक है। इस a में से x मोल डिसोसिएट हो गए तो बचे कितने भाई, a माइनस एक्स बच गया, जिसे आप AT बोलते हो, ठीक है, बोलते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए इसे, अगर मैं बात करूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब इसके लिए मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख रहा हूं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे शो करते हो आप, अल्फा से शो करते हो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स, ठीक है। फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। डिसोसिएटेड मोल्स कितने हैं बताओ, डिसोसिएटेड मोल्स कितने हो गए। देखो अगर आप डिसोसिएटेड मोल्स की बात कर रहे हो तो मुझे बताओ कि इनिशियली कितने थे a, फाइनल कितने हैं a माइनस एक्स, तो बचा कितना भाई, सिंपल है ना कि अगर मोल्स डिसोसिएटेड अगर आपको कैलकुलेट करना है कि कितने मोल्स डिसोसिएटेड हुए हैं, तो भाई हम देख रहे हैं कि a में से मेरा x अमाउंट डिसोसिएटेड हो चुका है, तो मोल्स डिसोसिएटेड कितने हैं x। ये x किसके बराबर है, इस x को देखो, अगर मैं a नोट माइनस AT कर दूं, मैं a नोट माइनस AT कर दूं, तो बताओ a नोट की वैल्यू कितनी है a माइनस AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस एक्स, तो बताओ कितना आएगा x आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि मैंने पूछा कि मोल्स डिसोसिएटेड इस पूरी रिएक्शन में a के कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, तो a के x मोल डिसोसिएट हुए हैं, तो मोल्स डिसोसिएटेड की वैल्यू कितनी हो गई x। ये x किसके इक्वल है, ध्यान से देखो तो a नोट माइनस AT के इक्वल ही तो है ये x, तो मैं लिख सकता हूं इस x की जगह a नोट माइनस AT। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जो मोल्स मेरे डिसोसिएटेड हुए हैं वो कितने हैं a नोट माइनस AT, क्लियर है। इनिशियल मोल्स कितने हैं a नोट, ठीक है a नोट। अब मुझे बताओ, आपको याद है कि एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए AT टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है a नोट इंटू a नोट माइनस e टू द पावर माइनस KT होती है, होती कि नहीं होती है सॉरी a नोट इंटू होता है a नोट इंटू e टू द पावर माइनस KT। याद कीजिए लास्ट लेक्चर में जब हमने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था कि टी टाइम पर किसी रिएक्टेंट की अगर आपको कंसंट्रेशन बतानी है तो AT इक्वल टू क्या हो जाएगा a नोट इंटू e टू द पावर माइनस KT हो जाता है। तो a नोट की वैल्यू कितनी होगी, a नोट सॉरी AT की वैल्यू कितनी होगी a नोट इंटू e टू द पावर माइनस KT। इसे यहां पर पुट कर दो, तो पुट करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो a नोट माइनस a नोट इंटू e टू द पावर माइनस KT अपॉन a नोट। क्या कॉमन निकल रहा है, a नोट कॉमन निकल रहा है, a नोट से a नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT आ गया आपका आंसर। तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स की अगर आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ ले तो कितनी होगी 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के लिए बताओ उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होती है, तो कितनी होगी अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT, याद रहेगा। अच्छा ध्यान से समझो, ये रटना नहीं है, हमें आता है ये निकालना। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, भाई हमने पढ़ा है कि भाई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसके हमने मोल्स मान लिए a नोट, इसका x अमाउंट डिसोसिएट हो चुका था, तो बचा कितना भाई a माइनस एक्स मतलब कि AT बचा।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है कि भाई मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। डिसोसिएटेड मोल्स कितने हैं भाई, x है। ये x किसके इक्वल है, ये a नोट माइनस एटी के इक्वल है। चेक कर सकते हैं यहाँ पर a नोट माइनस एटी करोगे, a में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, क्या वैल्यू आएगी x। मतलब कि जो मोल्स डिसोसिएटेड है वो a नोट माइनस एटी के इक्वल है। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की। इनिशियली मोल्स कितने थे, a नोट से a नोट क्या हो गया, कॉमन निकल के कैंसल आउट हो गया। ठीक है, फिर सेकंड चीज AT क्या होता है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T टाइप पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है A नोट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी के। इसको उठाया, यहां पुट किया, सॉल्व किया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। याद रहेगा, क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो हुई फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब मुझे ये बताओ कि देखिए मैं इसे थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूं एक बार। AT क्या आया बेटा, AT क्या है, A नोट इंटू डी पावर माइनस के टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी टाइम पर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है कितनी है, A नोट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। मैं अगर ये पूछूं किसी टी टाइम पर मुझे प्रोडक्ट जो मेरा B बना है उसकी कंसंट्रेशन बताओ, तो कैसे बताओगे, बताओ मुझे। देखो मैं पूछ रहा हूं आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, जिसे हम BT बोल रहे हैं, बताओ ये कितनी हो जाएगी। भाई मुझे बताओ कि टी टाइम पर ये कितना फॉर्म हुआ है, ये एक्स अमाउंट फॉर्म हुआ है, तो ये कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, एक्स के इक्वल ही तो होगी। मुझे बताओ कि एक्स क्या होता है, ये ए नोट माइनस एटी नहीं होता है क्या, होता है, बिल्कुल होता है। अभी हमने पढ़ा कि भाई देखो टी टाइम पर मैं पूछ रहा हूं कि इस बी की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, तो टी टाइम पर बी कितना फॉर्म हुआ है, भाई एक्स फॉर्म हुआ है, एक्स अमाउंट फॉर्म हुआ है। ये एक्स अमाउंट किसके इक्वल है, ये ए नोट माइनस एटी के इक्वल ही तो है, तो इसे मैं पुट कर सकता हूं यहां पर, सही है। अच्छा मुझे ये बताओ भाई एटी की वैल्यू कितनी होती है, ए नोट इंटू टू पावर माइनस के टी होता है, तो यहां पर पुट कीजिए ए नोट इंटू टू पावर माइनस के टी। ए नोट को आप कॉमन निकालिए तो 1 माइनस क्या बनेगा, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। ये किसके इक्वल आ गया, बीटी के इक्वल। और बीटी क्या है आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, वो कितना है, बीटी इज इक्वल टू ए नोट इंटू ए नोट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। क्लियर है। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि भाई टी टाइम पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, तो ए टी इज इक्वल टू आ जाएगा ए नोट इंटू दी पावर माइनस के टी। एट टी टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो भाई कितनी हो जाएगी बीटी के लिए, ए नोट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। क्लियर है। चलिए एक बार इसे ऐसा कीजिए, नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं, उससे ये और अच्छे से क्लियर होगा आपको, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, तो देखो अब आगे मूव करते हैं। तो देखिए जो हमने ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा है, ये हमने अभी पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये हम सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ सकते हैं, ये हम nth ऑर्डर के लिए पढ़ सकते हैं, इवन ये हम जीरो ऑर्डर के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार मैं आपको जीरो ऑर्डर के लिए सिखा देता हूं इसे, ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो अगर जीरो ऑर्डर की बात करते हैं आप, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखिए अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। देखो वापस वही चीज कि भाई ए रिएक्टेंट है जो बी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर इसकी कुछ कंसंट्रेशन है ए नोट या फिर ए, ठीक है। T इज इक्वल टू टी टाइम पर इसका कुछ x अमाउंट डिसोसिएट हो चुका है, तो बचा कितना भाई, a माइनस एक्स बचा है, जिसे आप क्या बोल दोगे, AT बोल दोगे, ठीक है। तो देखो अगर जीरो ऑर्डर के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखनी है तो क्या हो जाएगी, डीओडी भाई वही चीज कि मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स, ठीक है। डिसोसिएटेड मोल्स कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास भाई डिसोसिएटेड मोल्स कितने हैं, तो देखो
भाई डिसोसिएट कितना हुआ है, एक्स अमाउंट डिसोसिएट हुआ ना, एक्स अमाउंट डिसोसिएट हुआ है, ये एक्स किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है ए नोट माइनस ए टी के इक्वल है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए यहां पर ए नोट माइनस ए टी अपॉन क्या हो जाएगा, ए नोट हो जाएगा। अच्छा याद कीजिए कि भाई फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एटी की वैल्यू क्या होती है, इक्वेशन याद कीजिए, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एटी की इक्वेशन क्या थी, क्या थी, ए नोट माइनस के टी, क्या थी, ए नोट माइनस के टी, याद है। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए टी इज इक्वल टू क्या था, ए नोट माइनस के टी। यहां से देखो ए नोट माइनस ए टी अगर आप निकालते हो, देखो ये आ जाएगा ए टी माइनस ए नोट इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के टी, ठीक है। तो चेक कीजिए से, माइनस को इधर भेज दीजिए, ये क्या बन जाएगा, ए नोट माइनस ए टी, ये किसके इक्वल आ गया, के टी के इक्वल आ गया, आ गया। तो बस ए नोट माइनस ए टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है यहां पर, के टी, तो पुट कीजिए के टी अपॉन क्या हो जाएगा, ए नोट। तो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, के टी अपॉन ए नोट। क्लियर है, समझ में आ रहा ना कैसे किया हमने। भाई देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो क्या हो जाएगा, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। मोल्स डिसोसिएटेड कितने हैं भाई, एक्स मोल डिसोसिएट हुआ है, ये एक्स किसके इक्वल है, ये ए नोट माइनस ए टी के इक्वल है, वैल्यू बीट की ए नोट माइनस ए टी अपॉन ए नोट। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए टी की इक्वेशन बनती है भाई, ए टी इज इक्वल टू होता है ए नोट माइनस के टी, ठीक है। तो ए नोट माइनस ए टी की वैल्यू बनाई कितनी आ गई, वो के टी आ गई, इसे उठाया यहां पर पुट किया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके इक्वल होगी, के टी अपॉन ए नोट। तो यहां से एक नोट डाल सकते हो कि फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बात समझ में आ रही है, दिख रहा ना भाई, यहाँ पर के टी तो क्या होता है, देखो ये तो कांस्टेंट मान लो इसे, ठीक है। तो जो आपकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो मैं यहाँ पर नोट डाल सकता हूं कि फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देख सकते हैं। चलिए तो देखिए अब आगे मूव करते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, और न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है आपका। न्यूमेरिकल है आपका कि आपके पास एक रिएक्टेंट है ए, वो 3B प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, फिर यहां पर इसका रेट कांस्टेंट गिवन है, वो गिवन है 0.693 मिनट इनवर्स, ठीक है। रेट कांस्टेंट गिवन है, आपको यहां बोला है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ बी, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 60 सेकेंड, आफ्टर 60 सेकेंड। और क्या गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है आपको, जो कितनी है 2 मोलर गिवन है। चलिए तो एक बार आप ट्राई करोगे, ऐसा कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए आप एक बार। कर लिया, देखो भाई क्या करना है, आपको क्या गिवन है, एक रिएक्टेंट है जो 3B प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसका रेट कांस्टेंट गिवन है, और आपको ये बताना है कि आफ्टर 60 सेकंड, जब रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद 60 सेकंड हो जाएंगे तब इस बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, कितनी फॉर्म होगी, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये कि ये कौन सी ऑर्डर का क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर का या फर्स्ट ऑर्डर का। तो देखो यहां पर यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स। अब जब भी मिनट इनवर्स आती है, मैंने आपको बताया था, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट मैंने आपको सिखाई थी, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स इंटू 1 रेज टू द पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। बताओ n की वैल्यू कितनी होगी, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स। तो जब भी रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स हो तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर K की देखो यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स, मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो एक चीज तो क्लियर हुई भाई कौन से ऑर्डर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले हमें ये तो क्लियर होना चाहिए ना भाई कौन से ऑर्डर का क्वेश्चन है, तभी तो हम फॉर्मूला उसके ऊपर लगाएंगे, सही है। अगर जीरो ऑर्डर का होता तो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगा जाए, फर्स्ट ऑर्डर का तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। अब देखो आगे,
अब क्या करना है भाई, हमें बताना है कि आफ्टर 60 सेकेंड बी कितना फॉर्म हुआ है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि भाई आपको आफ्टर कुछ टाइम के बाद अगर इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है, तो पहले क्या करो, इसका हाफ लाइफ निकाल लो आप। मैं क्या कर रहा हूं, हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहा हूं। क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं मैं भी आपको समझा दूंगा। हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, फॉर्मूला 0.693 अपॉन के होता है। के की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन के की वैल्यू कितनी है 0.693 मिनट इनवर्स। मिनट ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा मिनट हो जाएगा। ध्यान से देखो ये कितना आ गया 1 मिनट। और मुझे बताओ 1 मिनट कितना होता है 60 सेकंड ही तो होता है। ठीक है, क्यों मैंने निकाला हाफ लाइफ, समझ में आ गया। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ लाइफ ही होता है, जो आफ्टर टाइम हमें जो क्वेश्चन गिवन होता है वो उसका हाफ लाइफ ही होता है। नहीं होगा तो भी हम हाफ लाइफ से इजीली निकाल देंगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स सिखाऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो देखो यहां पर पता चल रहा है कि भाई 60 सेकेंड इस रिएक्शन की क्या है, हाफ लाइफ है। इट मींस कि आफ्टर 60 सेकेंड रिएक्टेंट उसके इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो चुका होगा, हाफ हो चुका होगा। मुझे बताओ कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ए नोट बताओ कितनी है, 2 मोलर है। इस टाइम पे प्रोडक्ट कितना होगा, ये T इक्वल टू 0 टाइम पर कितना प्रोडक्ट होगा, 0 होगा। आफ्टर 60 सेकेंड रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो चुका होगा, आफ्टर 60 सेकेंड पे इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो चुका होगा। तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1 मोलर। मुझे बताओ कि कितना मोलर यहां पर डिसोसिएट हुआ है, 1 मोलर डिसोसिएट हो ना। तो देखो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है कि 1 मोल ए से 3 मोल बी बनता है। तो अगर 1 मोलर डिसोसिएट हुआ है तो ये कितना फॉर्म होगा, 3 मोलर फॉर्म होगा। ठीक है, तो आफ्टर 60 सेकेंड जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ बी है वो कितना होगा, 3 मोलर हो जाएगा। तो ये है कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आता है ना, बहुत अच्छा था, न्यूमेरिकल इजीली हो गया ना। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के टुवर्ड्स हम मूव करते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने। देखिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक की, और वो है टाइम टेकन टू X% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन अगर X% कंप्लीट होती है तो उस X% को कंप्लीट होने में कितना टाइम उसने लिया है, ये हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसके भी वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना इसे। देखो मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई ए रिएक्टेंट है जो बी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मैं लेके चल रहा हूं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, मतलब कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी आपने ली है कुछ ए, कितनी ली है, कुछ ए ली है, या फिर इसे आप बोल दो ए नोट, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि t इज इक्वल टू किसी t टाइम पर, मैं क्या बोल रहा हूं कि t इज इक्वल टू किसी t टाइम पर जो आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली थी a, उसका X% डिसोसिएट हो चुका है। मैं क्या बोल रहा हूं, इस a का X% डिसोसिएट हो चुका है। तो बताओ कि AT कितना होगा, कितना होगा, a माइनस एक्स अपन ax अपन 100, यही होगा। ठीक है ना भाई, AT क्या होता है कि t टाइम पर जो कंसंट्रेशन बची है वो कितनी बची भाई, इनिशियली जो लिया था माइनस क्या कर दो जितना डिसोसिएट हुआ वो। तो कितना डिसोसिएट हुआ भाई, X% डिसोसिएट हुआ है। किसका X% डिसोसिएट हुआ है, इस A का। तो कितना लिखोगे AX%, जिसे आप लिख सकते हो x अपॉन 100। सही है, तो इस A का X% डिसोसिएट हुआ है तो इतना तो B फॉर्म हुआ होगा। तो A कितना बचा, A माइनस दिस, ये बच गया B। सही है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मैं लिखता हूं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 1/T। डायरेक्ट लिखते हैं अपन, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 A0 अपॉन AT, कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AT, यही होता है। अच्छा वैल्यू पुट करें अब, तो देखो K की वैल्यू पुट करोगे यहां पर आप, तो K क्या हो जाएगा, देखो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T। अच्छा T इधर ले लेते हैं हम, क्योंकि हमने टाइम की बात की ना, टाइम टेकन, तो T इधर ले लेते हैं, K इधर ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा log बेस 10। अब मुझे बताओ A0 क्या होता है आपके इनिशियल कंसंट्रेशन जो कितनी है
ए अपॉन एटी क्या होगी आपकी टी टाइम पर कंसंट्रेशन, तो कितनी है ए माइनस एक्स अपॉन 100, तो लिख लो ए माइनस एक्स अपॉन 100। यहां से ए क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ए कॉमन ले लो, अंदर कितना बचा 1 माइनस 1 अपॉन सॉरी 1 माइनस एक्स अपॉन 100 बचा ए से ए कैंसिल आउट, तो टाइम टेकन फॉर एक्स परसेंट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू लॉग बेस 10, ये हो जाएगा, तो एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। सही है, ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको कि टाइम टेकर फॉर एक्स परसेंट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। तो यहां पर अगर आप देखते हो आज के बाद कभी भी आपको कोई भी रिएक्शन मिल जाए, वहां पर आपको बोल दे भाई ये रिएक्शन 25% कंप्लीट हुई है, 75% कंप्लीट हुई है, 87.5% कंप्लीट हुई है, 80% हुई है, 99.9% कंप्लीट हुई है, उसके लिए कितना टाइम लगा है। तो अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक्स की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते जाओ, आपको उसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक और चीज, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो मुझे बताओ कि x% जो कंप्लीशन हुआ है रिएक्शन का, क्या उसके लिए जो टाइम लगा है क्या वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या। देखो ध्यान से, कहीं पे भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ए कहीं पे मेंशन है क्या, नहीं है, तो मैं यहां से नोट डाल सकता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से आप भी लिख सकते हो, टू कंप्लीट x% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अच्छा फिर या इस तरह से लिखते हैं, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं कि डेट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट certain percent time taken to complete certain percent of reaction does not depend on initial concentration of reactant। ठीक है ना, कि x% कंप्लीशन हुआ है, कोई भी रिएक्शन कुछ सर्टेन परसेंट में अगर कंप्लीट हुई है, उसके लिए जो भी टाइम लग रहा है वो टाइम रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में, अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन बनता है तो वहां पर ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अच्छा, इसका यूज करना समझते हैं। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि जैसे देखो यहां पर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूं आपके सामने न्यूमेरिकल के फॉर्म में, कि भाई मेरे पास कोई रिएक्शन है ए जो बी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि भी T इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कुछ कंसंट्रेशन थी 1 मोलर। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 10 मिनट पर, T इज इक्वल टू 10 मिनट पर इसकी कुछ कंसंट्रेशन, या फिर हम ये बोले कि ये हाँ T इज इक्वल टू 20 मिनट पर ये 20% क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, 20% क्या हो चुका है, आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। तो बताओ टाइम कितना लगा। अच्छा, T इज इक्वल टू टी टाइम पर लगते हैं। ठीक है, T इज इक्वल टू टी टाइम पर ये क्या हो चुका है, 20% कंज्यूम हो चुका है और इसका रेट कांस्टेंट कुछ भी गिवन है। ठीक है, तो बताओ टाइम टेकन कितना लगा। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ऑब्वियसली बात, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log बेस 10 कितना हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 20। सही है, देखो कैसे माना हमने 100 कैसे माना तो देखो मैं बोल रहा हूं कि भाई इसका मैंने 1 मोलर लिया था, इस 1 मोलर का 20% कंज्यूम हो चुका है, इस 1 मोलर का 20% कंज्यूम हो चुका है। तो मैं मान लेता हूं इस 1 मोलर को कितना मान लूं, मैं इस 1 मोलर को 100% मान लूं, मेरा 100 में से 20 चला गया, बचा कितना 80, तो आ गया इनिशियल कितना था 100%, फाइनल कितना आ गया 80%। बोल कैलकुलेटर से ना
कर सकता हूँ इजीली कैलकुलेट। अगर मैं बोल देता कि भाई मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन थी 5 मोलर। कितनी थी? 5 मोलर। तो टी इज इक्वल टू किसी T1 टाइम पर इसका मैंने 20% कंप्लीशन हो चुका है। इस ए का जो भी आपने अमाउंट लिया था उसका 20% कंज्यूम हो चुका है। तो बताओ टाइम कितना लगा? तो ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला वही, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। जो 5 मोलर है उसमें मान लो कि भाई 100% है मेरा, तो 100 अपॉन 20% कंज्यूम हो चुका है, तो बचा कितना? 100 माइनस 20। बोलो कर सकता हूं ना कैलकुलेट? तो हमें क्या करना है, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन को 100% मान के चलना है और जितना परसेंट कंज्यूम हुआ है उसे यहां पर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आता है ये मेथड भी? ठीक है। अदरवाइज ये इक्वेशन आप डायरेक्ट याद रखते हो, नहीं याद रखो, हमें डिराइव करना आता है। ठीक है, चलो एक बार ऐसा कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कर लिया नोट? तो देखो थोड़ा आगे मूव करते हैं और कुछ छोटी मोटी चीजें और सिखा देता हूं मैं यहां पर, जो आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, वो आप डिराइव खुद कर लोगे एट अ टाइम। देखो ध्यान से, देखो बेटा, अब मैं ले रहा हूं कि टाइम टेकन टू 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इसी में चल रहे हैं, ठीक है ना? इसी में सेकंड पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, सब पार्ट इसका। टाइम टेकन टू 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब कि मुझे T75% अगर कैलकुलेट करना है, T75% क्या हो जाएगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ रिएक्शन। तो देखो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि देखो मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, उसका प्रोडक्ट है बी, ठीक है? ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है बी, ठीक है? ये जो रिएक्शन है इसका इनिशियल कंसंट्रेशन था कुछ ए नोट, कितना था? ए नोट। टी इज इक्वल टू किसी भी टी टाइम पर, टी इज इक्वल किसी भी टी टाइम पर ये जो मेरा ए नोट है उसका 75% क्या हो चुका है? कंज्यूम हो चुका है। तो बताओ अगर इस ए नोट का 75% चला गया तो बचा कितना? मैं 75% चला गया, बचा कितना इसका? 25%। इसका 25% क्या हो जाएगा? ए नोट अपॉन 4 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? ये किसके इक्वल होगा? ये 80 के इक्वल होगा। सही है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास जो भी ए नोट था उसका 75% कंज्यूम हो चुका है, मतलब कि इस 75% कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ कि ये 100% था, इसका 75% प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, तो बचा कितना होगा? बचा होगा भाई 25%, जो कितना होगा? ए नोट बाई 4 होगा। अब लगाइए यहां पर रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, तो बताइए रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? T75% 2.303 अपॉन के, ठीक है? अच्छा ये वाली इक्वेशन में मत लगाओ, ऐसा करो आप ln वाली इक्वेशन लगाओ, ठीक है? जहां पर अपन नेचुरल लॉग यूज करते हैं ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln ऑफ ए नोट अपॉन 80, यही इक्वेशन होती ना? ये t कौन सा है? यहां पर t है T75%, कौन सा है? T75%, कि 75% कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन, तो T 75% है। अच्छा अब याद करो, आपने एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का एक K के लिए बताओ कितना होता है? हाफ लाइफ कितनी होती है इसकी? फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितनी होती है? T हाफ लाइफ कितनी होती है? 0.693 अपॉन K होता है ना? ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो? ln ऑफ 2 लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो। तो बताओ यहां से k की इक्वेशन क्या बनेगी? यहां से k की इक्वेशन बनेगी ln ऑफ 2 अपॉन t हाफ लाइफ बनेगा। इसे यहां पर पुट करो तो बताओ क्या बनेगा? ln ऑफ 2 अपॉन t हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन t 75% ln ऑफ a नोट अपॉन 80, ठीक है? अब क्या करूंगा मैं? देखो
AT की वैल्यू कितनी है? AT की वैल्यू है a0/4, इसे पुट करो, a0/4, 4 का चला गया ऊपर चला गया, a0 से a0 कैंसल आउट, बचा कितना? बचा ln ऑफ 2 अपॉन t हाफ इज इक्वल टू t75%, 1 अपॉन t75% एज इट इज। ये कितना बचा? ln ऑफ 4 बचा। मुझे बताओ ln ऑफ 4 को क्या लिख सकते हो? क्या इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? ln ऑफ 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब याद कीजिए फॉर्मूला, फॉर्मूला भाई ln ऑफ a टू दी पावर x क्या होता है? x ln ऑफ a होता है, सही है। पावर वाला क्या होता है? आगे आ जाता है, तो 2 कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा, तो 2 को ले आओ आगे, ये ले आया मैं 2 को आगे, ln ऑफ 2 से ln ऑफ 2 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या? ध्यान से देखो, अब क्या बचा? t हाफ 1 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2 अपॉन t75%, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो t75% यहां से क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ t हाफ लाइफ बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा? दिख रहा है ना, t75% इधर भेज दिया, टी हाफ लाइफ उधर भेज दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ हो गया। तो यहां से ये पता चलता है कि टाइम टेकन टू 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो t75% क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ होता है, सही है ना। अगर आपको रिएक्शन में जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, वहां पर आपको हाफ लाइफ दी है और t75% कैलकुलेट करना है, अब वहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे, इस तरह से सब करोगे, तब तो आपको पता चल जाएगा ना भाई t75% क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ होता है ना। तो जब तक एक बच्चा जिसने ये नहीं सीखा है वो इन मेथड को यूज करेगा, t75% इक्वेशन में पुट करेगा, k इज इक्वल टू यहां पर सब पुट करेगा वैल्यू, तब तक तो आप सॉल्व करके आंसर दे दोगे ना। समझ में आ रही है बात मेरी? तो भाई t75% क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, इजीली हो जाएगा ना। ठीक है, इसको मैं आगे चल के वापस प्रूफ करूंगा, अभी तो मैंने यहां पर न्यूमेरिकली प्रूफ कर दिया है, ठीक है, आगे चल को मैं इसे और एक रिएक्शन में वैल्यू पुट करके वहां पर भी इस चीज को मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी तो आपको क्लियर होगा कि एक t75% क्या होता है? 2 टाइप्स ऑफ टी हाफ लाइफ होता है। अच्छा देखो, अब इसी तरह से एक और देखो, मैं बोलता हूं कि कोई रिएक्शन है मेरा A, प्रोडक्ट B के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, T इज इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन थी A0, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, ये जो भी रिएक्शन है, ये रिएक्शन 87.5% कंप्लीट हो चुकी है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरी ये रिएक्शन है 87.5% क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे बताओ कि T इज इक्वल टू T 87.5% पर A0 कितना था? 100% था। 100% में से 87.5% कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना बताओ? 12.5%। 12.5% को क्या लिख सकते हो आप? ये लिख सकते हो 12.5% ऑफ A0, इसी का तो इतना बचा है, ठीक है ना। ये था आपके पास 100%, ये टोटल कितना था आपके पास? A0 मतलब कि इनिशियल कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। इस 100% का 87.5% तो कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना होगा भाई? 87.5% चला गया तो बचा कितना? 12.5%। वो 12.5% किसका बचा? इस A0 का ही तो बचा, सही है, पुट कर सकते हो। अब चलो लगाओ इक्वेशन, k इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टी ln ऑफ A0 अपॉन AT, ठीक है ना, ये AT है आपका, ठीक है। पुट करो चलो वैल्यू, k के लिए क्या लिखोगे? ln ऑफ 2 अपॉन टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी 87.5%, ये टी कौन सा? 87.5% वाला है, ठीक है, इंटू ln ऑफ A0 अपॉन AT कितना है? 12.5% है, क्या ऐसा मैं ये लिख दूं? 125 ऑफ A0 इंटू 1000, सही है। देखो परसेंटेज का 100 ऊपर चला जाएगा और ये एक और पॉइंट है उसका भी 0 ऊपर जाएगा, तो ऊपर गया 1000 अपॉन 125। A0 से A0 कैंसल आउट, तो बचा क्या भाई? ln ऑफ 2 अपॉन टी हाफ लाइफ किसके इक्वल बचा? 1 अपॉन टी 87.5% इंटू ln ऑफ कितना बचा? 8 बचा, क्योंकि 125 कितना जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 8 को क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? इसे मैं लिख सकता हूं कि ln ऑफ 2 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ln ऑफ 2 का क्या हो गया? क्यूब हो गया। 3 आगे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ln ऑफ क्या होता है? फॉर्मूला देखो, ln ऑफ a टू दी पावर x, x ln ऑफ a हो जाता है, तो ln ऑफ a टू दी पावर x 3 क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा, तो 3 को ले आओ आगे, ये आ गया 3 आपका आगे, ठीक है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? तो देखो ध्यान से, ln ऑफ 2 से ln ऑफ 2 कैंसिल आउट हो गया,
तो बचा कि आपका T 87.5% किसके इक्वल हो गया, 3 टाइम्स ऑफ T हाफ लाइफ आ गया। क्या समझ में आ रही बात? अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी बोल दे कि भी T 87.5% आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो, उसको 3 टाइम्स ऑफ T हाफ लाइफ कर दो। डायरेक्ट वहां पर क्या करो, T हाफ लाइफ कैलकुलेट करो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, उसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको T 87.5% मिल जाएगा। सही समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो कि भी T से 87.5% गिवन और T हाफ लाइफ आपको कैलकुलेट करना बोल देता है, तो 3 से डिवाइड कर दो। समझ में आता है कंसेप्ट? तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर मान लो कि भी आपको कभी भी, देखो एक और सिखाता हूं मैं आपको, T 99.9% कैलकुलेट करना है, तो ये होता है 10 टाइम्स ऑफ T हाफ लाइफ। कैसे आया? इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपको कभी भी पूछे कि T 99.9% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो 10 टाइम्स ऑफ T हाफ लाइफ लगता है। समझ में आता है? और T हाफ लाइफ कितना होता है, T 50%। आई होप ये मेथड, टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ X% ऑफ रिएक्शन, ये मेथड आपको समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये हर जगह काम आता है। मैं न्यूमेरिकल्स में आपको सिखाऊंगा, ये हर जगह कितने सारे न्यूमेरिकल्स आप चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी के चेक कर सकते हो, अपने बोर्ड एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर है उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। हर जगह ऐसे टाइप के आपको न्यूमेरिकल केमिकल काइनेटिक्स में जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए, तो आज हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट की है। आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इसकी बची हुई बाकी की 4 कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना बेटा कि लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।